प्रश्न है कि माँ के शरीर से गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो देखिए, निषेचन के बाद युग्मनज बनता है जो धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण गर्भाशय की भित्ति में चिपक जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। गर्भ में भ्रूण का बैठना, चिपक जाना इम्प्लांटेशन कहा जाता है। भ्रूण माता के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए एक विशिष्ट ऊतक, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, होता है। मतलब भोजन जो है वो विशिष्ट ऊतक प्लेसेंटा के माध्यम से लेता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है, यानी प्लेसेंटा जो है वो थाली जैसी तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में घुसा रहता है, यानी उसके साथ अटैच रहता है। माता के गर्भाशय की भित्ति विलाई से बनी है, मतलब महीन महीन उंगली जैसी संरचना होती है जो गर्भाशय का क्षेत्रफल बढ़ाता है। इससे भ्रूण को अधिक ग्लूकोज व ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार भ्रूण माता के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा करेगा। तो देखते हैं जवाब। यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचित रोगों से रक्षा नहीं करेगा। यह सिर्फ गर्भ को रोक सकता है, यौन संचित रोगों को नहीं रोक सकता। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्नों पर विचार करते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसमें मुकुलन होता है। क्या अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में और लेशमानिया में। तो हम लोग जानते हैं मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो ईस्ट में होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ईस्ट। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि यहाँ पर मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, हमें पहचानना है। तो यहाँ पर विकल्प हैं अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। देखिए, शुक्रवाहिका पुरुष की भाग है, चूँकि शुक्राणु इसी से फ्लो होता है, तो इसका मतलब है कि यही आंसर है। यही मादा में जनन तंत्र में नहीं पाया जाता है, यानी कि ये शुक्रवाहिका। प्रश्न है, प्रागकोश में होते हैं, प्रागकोश में होते हैं क्या बाह्यतल, अंडाशय, अंडक या प्रागकण। तो जाहिर सी बात है आंसर प्रागकण होगा, क्योंकि प्रागकोश के अंदर प्रागकण पाए जाते हैं। अब प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। लैंगिक जनन क्यों अच्छा है अलैंगिक जनन से, तो आइए जवाब जानते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन की निम्नलिखित लाभ हैं। तो पहला लाभ सुनिए, लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। जी हाँ, लैंगिक जनन में क्या होता है कि जो संतति होते हैं उसमें विविधता आती है। जीन के नए युग्मक बनते हैं, जिसके कारण आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन कहीं ना कहीं लाभकारी हैं, जो यहाँ हम लोग देखें। अब प्रश्न है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं, जिन्हें वृषण कोश कहते हैं। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। वृषण कोश शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं वृषण के लिए, जो किस प्रकार मानव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब है, ऋतुस्राव क्यों होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह एक दिन में नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है।
गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर यह धीरे धीरे टूटती है और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। योनि मार्ग से क्या होता है? बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है।